हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, फास्ट ट्रैक क्लास का ये है लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग को। इस लेक्चर में दोस्तों ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है और एसोसिएटेड एंटरप्राइज की डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस हम लोग डिस्कस करेंगे आर्म्स लेंथ प्राइस को कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है, कुछ मेथड्स, सारे नहीं कुछ मेथड्स, क्योंकि इसके साथ मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, फिर कुछ मेथड्स की प्रैक्टिस मैं अगली क्लास में कराऊंगा। तो ये है फास्ट ट्रैक लेक्चर 3 ट्रांसफर प्राइसिंग। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अच्छा, ट्रांसफर प्राइसिंग को जानने से पहले टैक्स हेवन जानना बहुत जरूरी है। नो, टैक्स हेवन कंट्री होती कौन सी है? देखो, टैक्स हेवन मतलब टैक्स में जिस कंट्री ने क्या दे दियो, रिलैक्सेशन, छूट दे दियो, उसको हम लोग टैक्स हेवन कंट्री बोलते हैं। तो टैक्स हेवन इज अ कंट्री और टेरिटरी वेयर इनकम टैक्स आर लेविड एट वेरी लो रेट्स और नो टैक्स इज लेविड। या तो टैक्स लग नहीं रहा या टैक्स बहुत लो रेट पे लगता है। एग्जांपल केमैन आइलैंड्स, तो कुछ ऐसी कंट्री हैं जहां पे टैक्स बहुत ही लो रेट पे लगता है। केमैन आइलैंड्स हो गया, बरमुडा हो गया, मॉरिशस हो गया। दीज कंट्रीज ऑब्जेक्टिव इज टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। वो लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारे पास फॉरेन कंट्री से पैसा इन्वेस्टमेंट्स आए और हम लोग अमीर हो जाए। तो मतलब उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का ही है। वो लोग ये नहीं चाहते कि अपने देश में तरक्की हो, वो बस ये चाहते हैं कि किसी तरीके से फॉरेन कैपिटल आए। तो जो लोग टैक्स बचाना चाहते हैं वो इस देश के अंदर पैसा डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ये है वो कंट्रीज, टैक्स हेवन कंट्री। अब देखो, समझने की जरूरत है क्या टैक्स हेवन कंट्रीज कैसे हेल्प करती हैं पैसा बचाने के लिए। मैं इंडिया में हूं और मेरी एक मान लो मेरे पास एक ट्रांजैक्शन होती है और 10 करोड़ मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। तो मैं अपनी जो ट्रांजैक्शन है इस कैश को हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू, नाम सुना होगा आपने, हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू कुछ ऐसी जगह पे डिपॉजिट करवा दूंगा जो केमन आइलैंड्स, बरमुडा, मॉरिशस जैसी कंट्रीज हैं जो टैक्स हेवन है, और मैं वहां इन्वेस्ट करवा दूंगा। क्योंकि वहां बैंक में जितना मर्जी पैसा आ जाए, बैंक वाले इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो टैक्स हेवन कंट्रीज ऐसी कंट्रीज होती है। क्या ये बात समझ में आई? तो टैक्स तो बच ही जाता है। तो यही वो रीजन है कि जो देश टैक्स लगाते हैं वो देश इन देशों से डरते हैं और इनफैक्ट इन देशों से जानकारी चाहते रहते हैं कि कहीं हमारे देशवासी यहां पर पैसा जमा तो नहीं रख रहे हैं टैक्स को बचाने के लिए। तो ये जानने के लिए बहुत सारी कंट्रीज इन कंट्रीज को कम्युनिकेट करती रहती है और उनके वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचने की कोशिश करती है कि उनको पता चले कि वहां के बैंक में कितने पैसे किस पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर के पास पड़े हैं जो हमारे देश का रेजिडेंट है। तो टैक्स हेवन कंट्री में इजीली टैक्स को बचाया जा सकता है। नाउ देयर आर 4 की फैक्टर्स टू डिटरमाइन वेदर ज्यूरिसडिक्शन इज अ टैक्स हेवन। मतलब क्या वो एरिया टैक्स हेवन वाला है, वो 4 एरियाज पे, 4 की फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, वो जो कंट्री होगी वो या तो टैक्स ले नहीं रही होगी या बहुत ही नॉमिनल ले रही होगी। नंबर 2, मतलब वो कंट्री टैक्स हेवन कंट्री है, ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, नो और नॉमिनल टैक्स। नंबर 2, नो ट्रांसपेरेंसी, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती दूसरे देशों के साथ। आप उनसे कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगोगे वो इंफॉर्मेशन नहीं देगी। नो ट्रांसपेरेंसी, नो कंसिस्टेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ टैक्स लॉस, क्योंकि वहां पर टैक्स लॉस कभी है कभी नहीं है। तो देयर इज नो कंसिस्टेंसी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टैक्स लॉस। मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? और सीक्रेट रूलिंग आर देयर, मतलब उनके अपने देश के सीक्रेट रूल्स है जो चाहते नहीं कि किसी को पता चले कि हम लोग क्या पैसों को क्या करते हैं उस पैसों का। तो सीक्रेट रूलिंग्स आर देयर। नो कंसिस्टेंसी ऑन एप्लीकेशन ऑफ टैक्स लॉ, कोई टैक्स लॉ कभी है और कभी नहीं होता, मैक्सिमम टाइम नहीं होता। नो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो लोग दूसरे देशों के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करते। नो प्रेजेंस ऑफ एंटिटी या पर्सन, कोई प्रेजेंस नहीं होती उन लोगों की कंट्रीज की, कंपनीज की दूसरे देशों में। तो वो लोग वहीं पर पैसा कमाते हैं, वहीं पैसा उजाड़ देते हैं, तो कहीं भी पैसा नहीं जाता है। तो अगर कोई ऐसी कंट्री है जो इन 4 की फैक्टर्स पे फोकस करती है तो वो टैक्स हेवन कंट्री है। पहला, नो या नॉमिनल टैक्स, नो ट्रांसपेरेंसी, नो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, नो प्रेजेंस ऑफ एंटिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? नाउ मेथोडोलॉजी विच बिजनेसेस फॉलो थ्रू टैक्स हेवन, क्या काम करते हैं वो? पर्सनल रेजिडेंसी, कह रहे वेल्दी इंडिविजुअल्स फ्रॉम हाई टैक्स ज्यूरिसडिक्शन have sought to relocate themselves
इन लो टैक्स जुरिस्डिक्शन। क्या करते हैं जो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, वो लोग टैक्स बचाने के लिए ऐसे एरियाज में रिलोकेट हो जाते हैं जहां पे लो टैक्स जुरिस्डिक्शन है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज केमन आइलैंड्स में खोल दी, क्या पर्पस है? क्योंकि वहां टैक्स ही नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रेजिडेंस इज अ प्राइमरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन। तो क्योंकि रेजिडेंस वाली कंट्री को टैक्स देना पड़ता है, तो इसलिए अगर मैं रेजिडेंस अपना वही बना लूं तो मेरे को टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? पर्सनल रेजिडेंसी। नंबर 2, एसेट होल्डिंग। Asset holding involves utilizing a trust or company. The company or trust will be formed in one tax haven and will usually be administered with and resident in another. तो होता क्या है कि एक कंपनी एक ब्रांच खोल दी अपने कहां पे? टैक्स हेवन एरिया में, और एक ब्रांच आपकी क्या है? आप रेजिडेंट कहां पे हो? दूसरे देश के। नाउ द फंक्शन इज टू होल्ड द एसेट which may consist of portfolio of investments under management, trading companies, group companies या physical asset। कहने का मतलब है कि मान लो एक रिलायंस इंडस्ट्री है, उसने अपनी एक कंपनी या अपना इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा कहां पे कर दिया? केमन आइलैंड्स में, मॉरिशस में, ऐसे एरियाज में। तो ये हो गया एसेट होल्डिंग, उन एरियाज में जिन एरियाज में टैक्स नहीं लगता। नंबर 3, ट्रेडिंग एंड अदर बिजनेस एक्टिविटी। मेनी ऑफ द बिजनेसेस व्हिच डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन, वो लोग अपना ट्रेडिंग भी वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। सारा कुछ ही वहीं शिफ्ट कर दिया तो इनकम वहीं कमाएंगे, तो टैक्स वहां पे देंगे ही नहीं। Financial intermediaries. Many of the financial intermediaries, such as mutual funds, banking, life insurance, have opened the businesses in tax haven territories. Generally, the funds are deposited with intermediaries in low tax jurisdiction, and intermediaries invest the money. It enables the financial service providers to provide multi-jurisdictional products without adding additional layer of tax. तो क्या होता है कि ये जो बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये ज्यादातर लोग अपने टैक्स हेवन कंट्री में काम करते हैं, क्योंकि ऐसे एरियाज में काम करने से वो लोग टैक्स को प्लान कर पाएंगे उन लोगों के लिए जो लोग अपना टैक्स बचाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई पैसा है तो आप ऐसे एरिया के बैंक में डालो जो कि लो टैक्स जुरिस्डिक्शन वाले एरिया है, जहां पे टैक्स लगता ही नहीं या बहुत कम लगता है, और वो जो इंटरमीडिएरीज है वो मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। इट एनेबल्स द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स टू प्रोवाइड मल्टी जुरिस्डिक्शनल प्रोडक्ट्स विदाउट एडिंग एडिशनल लेयर ऑफ टैक्स। तो ऐसे केस में क्या होगा? वो लोग टैक्स बचा पाएंगे। कौन कौन लोग टैक्स बचा पाएंगे? ये जितने भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। मेरी बात समझ में आई? बैंकर्स और ये सब लोगों का भी और अपना भी। अपना तो चलो है ही है, वो तो बचेगा ही बचेगा, दूसरे देश लोगों के लिए भी वो हेल्प कर देते हैं। सो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, ट्रेडिंग एंड अदर बिजनेस एक्टिविटी, एसेट होल्डिंग और पर्सनल रेजिडेंसी। क्या ये बात क्लियर है? ये चार मेथोडोलॉजी है जिसके बेसिस पर टैक्स हेवन अपने बिजनेस रन करती है। नाउ सर टैक्स हेवन तो समझ में आया, तो आपको यह तो समझ में आया कि लोग टैक्स हेवन कंट्री में जाके क्यों ब्रांच खोलते हैं? ताकि वो टैक्स बचा सके। तो ये प्लानिंग बहुत बढ़िया है और अच्छा काम करते हैं ऐसे लोग। नाउ ट्रांसफर प्राइस क्या होता है? पहले समझते हैं ट्रांसफर प्राइस क्या होता है। नाउ ट्रांसफर प्राइस में एग्जांपल दिया मैंने, जैसे ये कि जेएस लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, वाई लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है। मतलब इस कंपनी के सबसे, वाई लिमिटेड के, जेएस लिमिटेड ने मोर देन 50% शेयर्स खरीदे होंगे। अच्छा, जो वाई लिमिटेड कंपनी है वो एक नॉन रेजिडेंट है और मैं होल्डिंग कंपनी इंडिया की रेजिडेंट। मैंने कुछ गुड्स खरीदे हैं नॉन रेजिडेंट कंपनी से 50 लाख रुपए के। बच्चों, इस ट्रांजैक्शन को, जितने का मैंने माल खरीदा, इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर प्राइस। जो दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन होती है ना, उसको हम ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं। और सर ये तो गलत है। सर ऐसे तो हो सकता है आप जानबूझ के महंगा खरीद रहे हो माल। हाँ, मैं जानबूझ के महंगा खरीद रहा हूं ताकि खर्चे कम क्या हो जाए, ज्यादा, प्रॉफिट क्या हो जाए, कम। ऐसे केस में जेड लिमिटेड से भी आपने माल खरीदा है, सिमिलर माल जेड लिमिटेड से भी खरीदा है, वो परचेज किया 40 लाख रुपए का। तो गवर्नमेंट का सवाल है कि भाई अगर आप अपने पहचान वाले से खरीदते हो तो आपको 50 लाख का पड़ रहा है, बट अगर आप ऐसे स्ट्रेंजर से खरीदते हो दूसरी कंपनी से सिमिलर माल तो 40 लाख में मिल रहा है। तो भाई साहब ये तो 10 लाख सस्ता मिल रहा है। ये तो गलत बात है। ऐसे करके तो आप टैक्स बचा पा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि जब भी कभी ऐसा हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 10 लाख रुपए को जो ज्यादा खर्चा बुक कर रहे हैं उससे हम इनकम बढ़ा देंगे। खर्चा ज्यादा बुक कर रहे हैं तो प्रॉफिट कम कर रहे हैं, हम प्रॉफिट को जो कम किया, इनकम कम किया, हम इनकम बढ़ा देंगे। क्या ये बात समझ में? सो देयर आर टू टाइप ऑफ प्राइस। वन इज कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस,
जो दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में डील होती है उस प्राइस को हम ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं। और जब कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइज किसी ऐसे पर्सन से ट्रांजैक्शन करता है, सिमिलर ट्रांजैक्शन किसी ऐसे पर्सन से करता है जिसपे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, ऐसे केस को, ऐसे प्राइस को हम आर्म्स लेंथ प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म्स लेंथ प्राइस। तो एक प्राइस जो कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में, दो एसोसिएटेड कंपनी के बीच में होता है, ऐसे प्राइस को हम ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं। और जब कभी कोई होल्डिंग कंपनी इंडिपेंडेंट एंटिटी से माल खरीदती है तो ऐसे केस में जो प्राइस होता है, जो हमें प्राइस मिलता है, वो प्राइस को हम आर्म्स एंड प्राइस बोलते हैं कि अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन में जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उससे हम लोग अगर माल खरीदें तो हमें कितने का माल पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? सर ये बात तो हमें समझ में आती है। सेक्शन नंबर 92, नाउ इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। अब देखो, हमें ये आर्म्स लेंथ प्राइस का इस्तेमाल कब करना है? जब भी कभी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो या फिर कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो। अभी हमारा पर्पस स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन समझना नहीं है, हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। कोई भी इनकम, कोई भी खर्चा, कोई इंटरेस्ट, कोई एलोकेशन ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन शैल बी कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू आर्म्स एंड प्राइस। कह रहा है कोई भी इनकम, कोई भी खर्चा, कोई इंटरेस्ट, कोई खर्चे का एलोकेशन जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, जो कि क्या है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, शैल बी कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू आर्म्स एंड प्राइस। तो कह रहा है ये इनकम जो है हम लोग आर्म्स एंड प्राइस के बेसिस पर ही फाइंड आउट करेंगे। कह रहा है कोई भी चीज अगर आप खरीद रहे हो तो जानबूझ के महंगा खरीद रहे हो, तो ऐसे केस में आर्म्स एंड प्राइस देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पता चले कि अगर आप किसी और से खरीदते हो सेम माल तो कितने का खरीदते हो। कहीं जानबूझ के महंगा खरीद के प्रॉफिट कम करना ताकि टैक्स बचाना वाला प्लान तो नहीं है। तो गवर्नमेंट ये देखने को कोशिश करता है कि आर्म्स एंड प्राइस है या नहीं। आर्म्स एंड प्राइस मींस करेक्ट मार्केट प्राइस। आर्म्स एंड प्राइस मींस करेक्ट मार्केट प्राइस, बोलो है ना, या फेयर प्राइस। नाउ अगर आर्म्स एंड प्राइस की वजह से रिडक्शन इन इनकम होती है, इनकम कम हो जाती है, आर्म्स एंड प्राइस लगाने से इनकम कम हो रही है, या फिर सेल्स बढ़ रही है, तो ऐसे केस में सेल्स इनकम कम हो रही है, या फिर हम कह दें कि लॉसेस, जो लॉसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस हम नहीं लगाएंगे। तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस कब लगाएंगे? जब ड्यू टू एएलपी इनकम बढ़ रही हो, मतलब आर्म्स एंड प्राइस करने मतलब जो ट्रांसफर प्राइस करने से इनकम जो है बढ़ रही है। यहां पे कह रहे हैं आर्म्स एंड प्राइस होने से अगर कम इनकम रिड्यूस हो रही है या लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई। क्या ये बात क्लियर है? ओके। सेक्शन 92B कहता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है जब दो पर्संस के बीच में ट्रांजैक्शन हो और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। जब कोई दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन हो, हम उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। एटलीस्ट वन मस्ट बी नॉन रेजिडेंट, इनमें से कोई एक नॉन रेजिडेंट होना जरूरी है। कह रहा है दोनों की दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक कि दो ट्रांजैक्शन, कोई एक ट्रांजैक्शन हुई है बिटवीन दो या दो से ज्यादा लोग जो कि एसोसिएटेड है। नंबर दो, एटलीस्ट वन पर्सन मस्ट बी नॉन रेजिडेंट, कोई एक पर्सन नॉन रेजिडेंट होगा तभी हम उस ट्रांजैक्शन को इंटरनेशनल बोलेंगे, चाहे रेसिपिएंट नॉन रेजिडेंट हो चाहे सप्लायर नॉन रेजिडेंट हो। ट्रांजैक्शन शुड बी इन द नेचर ऑफ परचेज, सेल, लीज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोविजन ऑफ सर्विस, लेंडिंग और बोरोइंग ऑफ मनी एक्सेट्रा। कह रहे ये ट्रांजैक्शंस जो हैं इसको हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? इफ बोथ एसोसिएटेड एंटरप्राइज आर नॉन रेजिडेंट्स, अगर दोनों ही नॉन रेजिडेंट्स हैं, देन ट्रांसफर प्राइस shall only apply if income one of the non-resident is taxable under income tax। मतलब अगर उसकी इनकम में से वो इनकम मुझे टैक्सेबल हो रही है, नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल हो रही है ना, तो ऐसे केस में आर्म्स एंड प्राइस का कॉन्सेप्ट, ये प्रोविजन लगेगा। बात समझे? अगर दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज नॉन रेजिडेंट्स हैं, अगर उनका रिलेशन, उनका कनेक्शन टैक्स बचाने का है इंडिया में, तो ऐसे केस में वो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। ट्रांजैक्शन बिटवीन एंटरप्राइज एंड अनरिलेटेड पर्संस शैल बी डीम्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। कह रहा है अगर कोई ट्रांजैक्शन एक एंटरप्राइज और अनरिलेटेड पर्सन के बीच में होती है, अगर कोई एंटरप्राइज या अनरिलेटेड पर्सन के बीच में होती है, तो ऐसे केस में क्या क्या होना चाहिए? देयर शैल बी एग्जिस्ट अ प्रायर एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट पहले से होना चाहिए।
नंबर 2, अनरिलेटेड पार्टीज एस बिटवीन, एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज और अनरिलेटेड पर्संस के बीच में होना चाहिए, और टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर डिटरमाइंड बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइज, और टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है दैट शुड बी डिटरमाइंड बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइज. तो ट्रांजैक्शन बिटवीन एंटरप्राइज एंड अनरिलेटेड पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. प्रायर एग्रीमेंट होना जरूरी है between AE, associated enterprise and unrelated persons, और terms of transactions are determined by associated enterprise. यानी वो जो transactions है वो associated enterprise determine कर रहा है, यानी क्या मैं कह सकता हूं कि associated enterprise ही उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है. एग्जाम्पल के दम पे एक एग्जाम्पल समझते हैं. ये AE है, XY लिमिटेड एक AE है, और ये AB लिमिटेड भी एक AE है. AE मतलब एसोसिएटेड है. 30% शेयर्स, क्योंकि XY ने AB के 30% शेयर्स खरीदे हुए. अब AB और Z के बीच में, Z एक अनरिलेटेड पार्टी है, Z एक अनरिलेटेड पार्टी है, और AB और Z के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई है. अगर प्रायर एग्रीमेंट है बिटवीन AB एंड Z लिमिटेड, पहले से एग्रीमेंट था कि ये ट्रांजैक्शन होनी है, मतलब कब, XY लिमिटेड का AB लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करने से भी पहले अगर प्रायर एग्रीमेंट है बिटवीन AB एंड Z लिमिटेड, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि XY और Z लिमिटेड के बीच में जो है ट्रांजैक्शन हो रही है वो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है. क्या ट्रांजैक्शन है? इंटरनेशनल. वैसे एक बात बताओ, AB लिमिटेड जो कि एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, उसने Z के साथ कोई ट्रांजैक्शन करी है, और Z के साथ ट्रांजैक्शन करी है वो एक अनरिलेटेड है, बट AB और Z का प्रायर एग्रीमेंट था, AB और Z का प्रायर एग्रीमेंट था. तो दोस्तों ये माना जाएगा कि अगर प्रायर एग्रीमेंट था ना, तो ये माना जाएगा कि AB Z को कंट्रोल कर रहा है, और अगर ऐसा है तो XY और Z के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी दैट इज ऑल्सो डीम्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. दैट इज ऑल्सो डीम्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. इज दैट क्लियर एवरीवन? सेक्शन 92A. नाउ दिस टॉक्स अबाउट एसोसिएटेड एंटरप्राइज. तो बच्चों 92 हम लोग पढ़ रहे थे 92B इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है 92, और फिर इससे पहले हम लोगों ने टैक्स हेवन समझा, उसमें कोई सेक्शन की बात नहीं करी थी. तो ट्रांसफर प्राइस 92 और 92B. अब इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं 92A. एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या होती है? तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बीच में एसोसिएटेड एंटरप्राइज का वर्ड आया था. एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मतलब क्या है? टू एंटरप्राइज shall be treated as AE if at any time during the previous year one enterprise holds at least 26% of the other enterprise. अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी भी दिन में एक कंपनी दूसरी कंपनी के 26% या उससे ज्यादा का स्टेक खरीदती है, तो ऐसे केस में हम उसको AE बोलेंगे. नंबर 2, एनी पर्सन होल्ड्स एट लीस्ट 26% शेयर्स ऑफ ईच ऑफ द सच एंटरप्राइज. अगर दो कंपनीज हैं और उन दोनों कंपनीज के 26% शेयर्स मेरे पास है, कॉमन मैन के पास, तो ऐसे केस में ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड मानी जाएंगी. ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड मानी जाएंगी. तो टू एंटरप्राइज शैल बी ट्रीटेड एज AE if at any time during the previous year one enterprise holds at least 26% shares, है ना, नंबर 1. नंबर 2, any person who holds 26% shares of each of such enterprise. कोई पर्सन है जो दोनों कंपनीज के 26% शेयर्स, तो ऐसे केस में वो दो कंपनीज जो है वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानी जाएंगी. अच्छा, यहां पर ना मैंने लिख दिया है वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये इसी पॉइंट के लिए. एनी पर्सन होल्ड्स 26% शेयर्स ऑफ ईच ऑफ द सच एंटरप्राइज. तो चाहे वो डायरेक्टली आप होल्ड कर रहे हो या इनडायरेक्टली, पहले किसी कंपनी में डाला फिर वो कंपनी ने आगे डाला, तो डायरेक्टली कर रहे हो या इनडायरेक्टली. क्या ये बात क्लियर है? अब देखो एक एग्जांपल है डायरेक्ट कंट्रोल का. एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में 26% शेयर से ज्यादा खरीद के बैठा है, तो क्या मैं कह सकता हूं एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है? यस. वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड के अंदर 80% शेयर खरीदे होंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं एक्स जेड को भी कंट्रोल कर रहा है? हाँ, बट इनडायरेक्ट कंट्रोल है. ये कौन सा कंट्रोल है? इनडायरेक्ट. क्या ये बात क्लियर है? ये देखो, एक्स ए लिमिटेड ने बी और सी दोनों को कंट्रोल कर रहा है 26% से ज्यादा. ऐसे केस में बी और सी दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानी जाएंगी. क्या ये बात समझ में आती है? आज और एग्जांपल देखते हैं. सी कह रहा है वन एंटरप्राइज अपॉइंट्स मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द अदर एंटरप्राइज. एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहता हूं एक्स लिमिटेड टोटल डायरेक्टर्स हैं कितने? 12. वाई लिमिटेड एसोसिएटेड एंटरप्राइज में इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि उस 12 डायरेक्टर्स में से 7 डायरेक्टर्स वाई लिमिटेड के हैं। अगर दोस्तों इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, अगर आपकी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स दूसरी कंपनी के हैं तो ऐसे केस में हम मानेंगे कि उस कंपनी का इस कंपनी पे कंट्रोल है, और ऐसे केस में दोनों ही एसोसिएटेड एंटरप्राइज माने जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? एनी पर्सन अपॉइंट्स मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द सच एंटरप्राइज। अगर एक पर्सन, एक इंसान, एक इंडिविजुअल 2 कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहा है और जो कि मोर देन हाफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहा है, या फिर वन और मोर ईडी जो है अपॉइंट कर रहा है। वन और मोर ईडी का मतलब है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कि जॉब करने वाले डायरेक्टर होते हैं। जैसे कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज में ऐसे कह रहा हूं कि मान लो मिस्टर जेएस है, जो कि एक्स लिमिटेड में 15 डायरेक्टर है, 9 डायरेक्टर मैंने अपॉइंट किए हैं, और मान लो मैं जो जेएस है वाई लिमिटेड में भी 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा हूं, तो दोस्तों ऐसे केस में यह माना जाएगा कि ए और वाई, एक्स और वाई लिमिटेड का आपस में एसोसिएशन है, क्योंकि कॉमन बंदा अपॉइंट कर रहा है दोनों जगह के डायरेक्टर्स। क्या ये बात समझ में आती है? तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। इज दैट क्लियर एवरीवन? A loan given by one enterprise to other enterprise at least 50% of the book value of the total assets of the enterprise। यानी अगर कंपनी के टोटल एसेट्स उसका 51% का लोन अगर एक कंपनी ने दिया है, तो ये माना जाएगा कि उस कंपनी का दूसरी कंपनी में इंटरेस्ट है। ये देखो, बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ रिलायंस मान लो 200 करोड़ है, और जेएस लिमिटेड एडवांसेस अ लोन ऑफ 110 करोड़। अब देखो 200 करोड़ के एसेट, 110 करोड़ के एसेट का लोन, 110 करोड़ का लोन मैंने ही दे दिया, तो ऐसे केस में क्या ये माना जाएगा जेएस लिमिटेड का रिलायंस लिमिटेड के साथ एसोसिएशन है? यस। इज दैट क्लियर? वन एंटरप्राइज गारंटीज एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग ऑफ अदर एंटरप्राइज। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोरोइंग की गारंटी देता है, और वो भी कितनी? एटलीस्ट 10%, तो ऐसे केस में मेरा दूसरी कंपनी के साथ एसोसिएशन माना जाएगा। एक्स लिमिटेड के पास टोटल लोन लिया $1 मिलियन का फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, ठीक है, और जिस आउट ऑफ दैट वाई लिमिटेड जो कि एक इंडियन कंपनी है, उसने गारंटी दी है 15% ऑफ द टोटल बोरिंग। यानी अगर कल को रिटर्न डिफॉल्ट किया तो 15% की गारंटी मैं दे रहा हूं कि 15% मैं चुकाऊंगा। तो गारंटीज 15% ऑफ द टोटल बोरिंग इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट मेड बाय एक्स लिमिटेड। हेंस हम कह सकते हैं कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Is that clear everyone? G part. The business of one enterprise is wholly dependent on know-how, patent, copyright और other। भाई अगर मेरी कंपनी अकेले दम पे तो कुछ नहीं करती, बट दूसरे के दम पे करती है। कहने का मतलब अगर मेरी कंपनी दूसरे के नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट पर डिपेंडेंट है, तो ऐसे केस में मैं कहूंगा कि इन दोनों का एसोसिएशन है। जैसे कि किया मोटर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कार्स इन इंडिया यूजिंग द नो हाउ ऑफ हुंडई मोटर्स। अगर हुंडई के नो हाउ का इस्तेमाल करके, हुंडई को टेक्नोलॉजी पता है कि इंडिया में कार कैसे बनानी है, और उसका किया को इस्तेमाल करने के लिए किया क्या देता है? बदले में रॉयल्टी देता है। इन दिस केस किया मोटर्स एंड हुंडई मोटर्स आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। 90% or more of the raw material required by one enterprise is supplied by other enterprise, and the prices and other conditions relating to such supply are influenced by such other enterprise। कहने का मतलब है अगर मान लो मेरे 90% रॉ मटेरियल जो मैं परचेज करता हूं, जो टोटल रॉ मटेरियल में से 90% रॉ मटेरियल अगर मुझे एक ही कंपनी से आता है, तो ऐसे केस में मैं मानूंगा कि उस कंपनी का मेरी कंपनी के साथ एसोसिएशन है। कह रहा केबीसी लिमिटेड ऑफ इंडिया सेल्स गुड्स टू जेड ऑफ कैनेडा ऑफ 95 लाख रुपीस। कितने रुपए के गुड्स बेचे? 95 लाख। जेड लिमिटेड हैज आल्सो परचेज सच रॉ मटेरियल फ्रॉम अदर 5 लाख रुपए के कहीं अदर से, दूसरी जगह से भी रॉ मटेरियल खरीदे हैं। यानी टोटल कितने रॉ मटेरियल खरीदे? 1 करोड़ के 95 लाख एक ही जगह से खरीदे हैं। तो ऐसे केस में हम मानेंगे कि केबीसी लिमिटेड और जेड लिमिटेड आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। हाँ, शर्त यह भी है कि ऐसे केस में केबीसी ने अपनी अपनी शर्तें भी रखी हैं, यानी उसने कुछ प्राइजेस और कंडीशंस भी रखी हैं। अगर ऐसा है कि उसका इन्फ्लुएंस है, तो ऐसे केस में यस हम कह सकते हैं कि केबीसी और केबीसी और जेड लिमिटेड दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। I part. Goods manufactured by one enterprise are sold to other enterprise and prices and other conditions are influenced by other enterprise। यानी अगर गुड्स मैन्युफैक्चर मैंने किए और उसको बेचने का काम कोई और कंपनी कर रही है, ठीक है, और वो अपने कंडीशंस पर उसको बेच रही है, अपने इन्फ्लुएंस उसी का ही है प्राइसिंग पर, तो ऐसे केस में दोस्तों
मैं कह सकता हूं कि उस कंपनी का मेरी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। क्या मेरी बात समझ में आई? गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वन एंटरप्राइज आर सोल्ड टू अदर एंटरप्राइज, और वो अदर एंटरप्राइज उसको बेचा, और वो अदर एंटरप्राइज जो है प्राइजेस पर इंफ्लुएंस करती है, यानी वो जो प्राइजेस रख रही है, हाँ, मेरे और उसके बीच उसने प्राइजेस तय की हैं, शर्तें भी उसने रखी हैं, तो ऐसे केस में उसका और मेरी कंपनी का आपस में क्या माना जाएगा? एसोसिएशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल एंड अदर एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय सच इंडिविजुअल और इज रिलेटिव। एक ही कंपनी, दो कंपनीज है, और एक इंडिविजुअल दोनों कंपनीज को कंट्रोल कर रहा है, या इंडिविजुअल उसके साथ उसका रिलेटिव है वो दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, तो माना जाएगा कि ये दोनों कंपनी एसोसिएटेड है। एग्जांपल के तौर पे कि मिस्टर एक्स कंट्रोल कर रहा है एक्स लिमिटेड को और मिसेस वाई एक्स कंट्रोल कर रही है वाई लिमिटेड को, तो ये माना जाएगा कि एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। के वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय एचयूएफ एंड अदर एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय मेंबर। समझो, एक ही कंपनी, एक कंपनी कंट्रोल कर रहा है एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और एक कंपनी कंट्रोल कर रही है उसी एचयूएफ का मेंबर, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि वो दोनों कंपनीज आपस में क्या है? एसोसिएटेड। हाँ या ना? ऐसे ही वन एंटरप्राइज हैज एटलीस्ट 10% इंटरेस्ट इन अनदर एंटरप्राइज बीइंग अ पार्टनरशिप फर्म एओपी और बीओआई। एक कंपनी का दूसरी हैज एटलीस्ट 10% इन इंटरेस्ट इन अनदर एंटरप्राइज जो कि पार्टनरशिप फर्म है। समझे? मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर नहीं, कंपनी नहीं है, दूसरी फर्म है, अगर उस फर्म के अंदर उसका 10% भी मालिकाना हक है, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं वो पार्टनरशिप फर्म और वो जो कंपनी है दोनों आपस में एसोसिएटेड है। तो वन एंटरप्राइज मतलब वो कंपनी दूसरी फर्म के अंदर या एसोसिएशन में 10% इंटरेस्ट अगर रखती है, यानी 10% होल्डिंग रखती है, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है। क्या ये बात क्लियर है? एनी रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ऐसे कोई भी शर्तें हो सकती हैं अगर कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज जानना क्यों जरूरी है, समझ में आता है? क्योंकि एसोसिएटेड पता चलेगा ना, तो आपको पता है यहाँ पे प्राइस का ना कंट्रोल होगा। क्या है, जब एसोसिएटेड होगा तो जानबूझ के प्राइसेस क्या किए जा सकते हैं? बढ़ा घटाए जा सकते हैं, ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए, इंडिया वालों को दिखाने के लिए, जानबूझ के, ताकि टैक्स की बचत कर सके। तो बस गवर्नमेंट को यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए हम आर्म्स एंड प्राइस फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? आर्म्स एंड प्राइस। तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाला जो प्राइस होता है वो होता है ट्रांसफर प्राइस। अब जब डील हो रही है, कोई ऐसी सिमिलर ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, तो वो हम लोग ट्रांजेक्शन को पकड़ते हैं, तो ऐसे प्राइस को हम बोलते हैं आर्म्स एंड प्राइस। और आर्म्स एंड प्राइस को दोस्तों कंप्यूट करने के 5 मेथड्स हैं। मेजरली कितने मेथड्स हैं? 5। कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। कितने मेथड्स हैं? 5। फिर से बोलो, सीयूपी मेथड, कप मेथड, आरपीएम मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। क्या ये बात क्लियर है? आज हम लोग ट्रांजैक्शन बेस्ड मेथड्स के ऊपर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो कंपेरेबल प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड और कॉस्ट प्लस मेथड क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। बट उससे पहले आर्म्स एंड प्राइस क्या है? सेक्शन नंबर 92C के अंदर तो देखो उसका कंप्यूटेशन है, 92F के अंदर आर्म्स एंड प्राइस की डेफिनेशन है। और कह रहा है आर्म्स एंड प्राइस का मतलब है अ प्राइस विच इज अप्लाइड और प्रपोज टू बी अप्लाइड इन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द पर्संस अदर देन एसोसिएटेड। क्योंकि अगर एसोसिएटेड होगा तो वो ट्रांसफर प्राइस होगा भाई, वहां पर तो प्राइस का इंफ्लुएंस होगा, तो यहां पे प्राइस का अनइन्फ्लुएंस प्राइस चाहिए बिटवीन द पर्संस अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइज दैट इज अनरिलेटेड पर्संस इन अनकंट्रोल्ड कंडीशंस। यानी शर्तें भी सिमिलर होनी चाहिए, सिमिलर कंडीशंस होनी चाहिए कि भाई अगर दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में कोई डील हो रही है और उसके बीच में जो डील हुई है उसके अंदर जो जो ट्रांजैक्शंस में क्या कहते हैं एडजस्ट, जो जो चीजें हुई हैं ट्रांजैक्शंस के बीच, जैसे एक को वारंटी दी गई है, ठीक है, रिलेटेड के बीच में जो हो रहा है काम उसमें वारंटी दी गई है, तो दूसरे में वारंटी नहीं है, मान लो अनएसोसिएटेड वाले में, अनकंट्रोल्ड वाले में, एसोसिएटेड वाले में वारंटी है, इसमें वारंटी नहीं है, तो ऐसे केस में उसमें भी अगर वारंटी होती तो क्या होती? हमें प्राइस हमें बराबर लेवल पे लेके आने हैं। कहां लेके आने हैं? बराबर लेवल पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आर्म्स एंड प्राइस, अ प्राइस विच इज अप्लाइड और प्रपोज टू बी अप्लाइड इन अ ट्रांजैक्शन। नंबर 2, बिटवीन पर्संस विद अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एंड नंबर 3, इन अनकंट्रोल्ड कंडीशंस। क्या ये बात क्लियर है? यानी इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। ALP shall be computed as per the most appropriate method out of the following। तो हम लोग
आज कितने मेथड पढ़ने वाले? 3। और मैं क्या करने वाला हूं उसके आपको डिस्कशन करने वाला हूं। पहले आपको यहां से समझाऊंगा और फिर इसके बाद मैं उसको क्वेश्चंस आपको कुछ सॉल्व करके दिखाऊंगा स्टडी मैट के, और मैं आपको बताऊंगा कि मटेरियल में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस मेथड के। तो पहला कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। नाउ क्या करना है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड में? देखो नाम ही अनकंट्रोल्ड प्राइस है, इसका मतलब है हमें वो प्राइस उठाना है जो कि अनकंट्रोल्ड है। यानी हमें हमें कौन सा प्राइस उठाना है? हमें वो प्राइस उठाना है जो अनएसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ हुआ है। वो प्राइस को यहां पे स्टार्ट करना है, ये चेक करने की कि आर्म्स लेंथ क्या होगा। तुम कहोगे सर यही तो होगा आर्म्स लेंथ, नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि जो फैसिलिटीज, जो सर्विसेज, जो ट्रांजैक्शंस हमने रिलेटेड एंटरप्राइज को बेनिफिट दिए, तो क्या हमने अनरिलेटेड को भी दिए? ऐसा नहीं है। अगर दोनों में कुछ भी डिफरेंस है तो वो बराबर करना पड़ेगा, डिफरेंस, फंक्शनल डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो प्राइस चार्ज पेड इन कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, जो प्राइस कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन की है वो वाली उठाएंगे, यानी अनएसोसिएटेड वाली। वो उठाने के बाद एडजस्टमेंट्स करेंगे फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंड कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। भाई जो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन में, यानी अनएसोसिएटेड एंटरप्राइज, नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जो फंक्शनल डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस को यहां पे एडजस्ट करेंगे और हम आर्म्स लेंथ प्राइस पे पहुंच जाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? आर्म्स लेंथ प्राइस। नाउ दिस मेथड इज एप्लीकेबल इफ कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन इज अवेलेबल। भाई साहब याद रहे, ये मेथड एप्लीकेबल ही तब हो पाएगा जब आपके पास कोई दूसरी ऐसी सिमिलर ट्रांजैक्शन अवेलेबल। अगर आपके पास कोई सिमिलर ट्रांजैक्शन अवेलेबल नहीं है तो ये मेथड लगा ही नहीं पाओगे। क्या मेरी बात समझे? इसलिए सीयूपी मेथड लगता है। अच्छा दोस्तों, सीयूपी मेथड भी दो प्रकार के हैं, एक इंटरनल सीयूपी, एक एक्सटर्नल सीयूपी। दिस मेथड would be available if taxpayer or one of its group entities enters into a comparable transaction with unrelated party, किसी और दूसरी पार्टी के साथ। इंटरनल सीयूपी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंटरनल सीयूपी पढ़ने वाले हैं। ये तभी लगा पाएंगे जब आपका किसी वन ऑफ इट्स ग्रुप एंटिटीज enters into a comparable transaction with an unrelated party where goods or services under consideration are same or similar। क्या ये बात क्लियर है? तो किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, तो ही हम लोग इंटरनल सीयूपी लगा पाएंगे। एक होता है एक्सटर्नल सीयूपी। दिस वुड बी एप्लीकेबल इफ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज इन्वॉल्व कंपेरेबल गुड्स। ठीक है, जब दो इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज के बीच में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है जो कंपेरेबल है गुड्स, वही सिमिलर गुड्स जो हम बेच रहे हैं। तो अगर कोई दो एंटरप्राइजेस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, वो ट्रांजैक्शन के बीच में जो गुड्स की ट्रांजैक्शन है, गुड्स वही है, सिमिलर गुड्स है जो मैं बेच रहा हूं, तो ऐसे केस में एक्सटर्नल सीयूपी मेथड लगाता है। बट ये तभी हो पाएगा जब मेरे पास सिमिलर गुड्स की सिमिलर ट्रांजैक्शन अवेलेबल ना हो। मेरी बात को समझो, एक्स ने वाई से खरीदा, एक्स और वाई दोनों एसोसिएटेड है, एक्स ने वाई से माल खरीदा, दोनों एसोसिएटेड है। बट अगर मैंने जेड से भी खरीदा हुआ है सिमिलर चीज, तो मैं इंटरनल सीयूपी लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? इंटरनल सीयूपी, क्योंकि मेरे पास कंपेरेबल ट्रांजैक्शन है जो कि अनरिलेटेड पार्टी के साथ है, वेयर गुड्स और सर्विसेज अंडर कंसिडरेशन आर सेम और सिमिलर। क्या मेरी बात समझे? बट एक्सटर्नल सीयूपी कब लगेगा? अगर मेरे पास ये ट्रांजैक्शन अवेलेबल ही ना हो, कि मतलब मैंने कोई और बंदे से गुड नहीं खरीदा, ऐसा अगर किसी और से ऐसा गुड नहीं खरीदा तो क्या करें? तो कोई दो इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज जिनका मेरे से कोई लिंक नहीं है, उन दो इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज का हम लोग ट्रांजैक्शन देखेंगे कि उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन कितने रुपए की होती है, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल सीयूपी। क्या मेरी बात समझ में आई? दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं? आईसीएमए स्टडी मैट में उठाने वाला हूं, और आईसीएमए स्टडी मैट से मैं कुछ एग्जांपल 4, इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 8 और आपको कुछ लिख कर दे रहा हूं कि वो आप लोग कर सकते हो। किसके लिए? सीयूपी मेथड के लिए, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड के लिए। आओ देखते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर आप क्या पास एग्जामिनेशन नहीं कराने वाले हो? करवाऊंगा ना। क्या आप एमटीपी के नहीं कराने वाले हो? करवाऊंगा ना। एमक्यूपी के भी कराऊंगा, पास एग्जामिनेशन भी कराऊंगा। आज की क्लास के लिए जितना जरूरत है मैं पहले वो करवाऊंगा, और फिर जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, पूरा ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा, तो फाइनली मैं आपके पास वो भी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कुछ पास एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकूं। तो आओ दोस्तों देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला? एग्जाम्पल 4। तो आओ एग्जाम्पल 4 देखते हैं पहले।
ये आपको मिलेगा एग्जाम्पल 4। ये रहा ना, देखो ये क्वेश्चन है, ये आपके बुक में पेज नंबर 548 पे है, ठीक है। AE1 इज इंडियन कंपनी, शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया हुआ है, तो बताओ। AE2 फॉरेन कंपनी है, 30% होल्डिंग है भाई, 30% है तो एसोसिएटेड हो गया। AE3 का भी 30% होल्डिंग है, वो इंडियन कंपनी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बाकी 10% और पब्लिक, ठीक है। AE1 लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सीडी राइटर एंड इट्स कस्टमर इंक्लूड AE2 and M Limited. AE1 Limited during the year has supplied 10,000 number of product to AE2 Limited at a price of 2,000 per unit, and the 200 numbers of the same product to AE3 Limited at a price of 2,750 per unit. अब देखो ध्यान से, AE1, AE2 और AE3 दोनों के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। बोलो मानते हो कि नहीं? जो AE1 है ये AE2 के साथ भी एसोसिएटेड है और AE3 के साथ भी एसोसिएटेड है। क्यों? दोनों में 26% से ज्यादा होल्डिंग है। अभी बात ये हो रही है कि AE1 इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सीडी राइटर एंड इट्स कस्टमर AE2 एंड M Limited। अब AE2 एंड M Limited दोनों ही इसके कस्टमर है। कह रहा है AE1 लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर हैज सप्लाइड 10,000 नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू AE2। AE1 ने AE2 को कितने प्रोडक्ट बेचे हैं? 10,000 एट अ प्राइस ऑफ 2,000 पर यूनिट, एट अ प्राइस ऑफ 2,000 per unit, and 200 numbers of the same product to AE3 Limited at price of 2,750। अब AE3 को भी बेचा है 2,750 पर यूनिट, और आपने AE1 ने जब 2,000 का बेचा है किसको? AE2 को, ठीक है। और AE1 ने AE3 को भी बेचा है 2,750 का, ठीक है। AE1 Limited has sold 100 units of the same product to M Limited, 3,000 रुपए। अब मुझे पहले ये बताओ, आर्म्स लेंथ प्राइस के लिए हम लोग कौन से प्राइस को उठाएंगे? कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस क्या है? यही तो है, 3,000 पर यूनिट। बोलो हाँ या ना। और ये जो दो है ये कौन से प्राइस है? ये तो ट्रांसफर प्राइस है। बोलो हाँ या ना। हालांकि हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन AE1 और AE2, AE1 तो इंडियन कंपनी है, AE2 फॉरेन कंपनी है, तो ये है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। अगर आप इसकी बात करोगे AE3 के साथ, वो इंटरनेशनल नहीं है, वो डोमेस्टिक है। तो मैं अभी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तभी हो सकती है जब कोई एक नॉन रेजिडेंट हो। बोलो यस और नो। मैं यहीं से बता रहा हूं, क्या आपको दिख पा रहा है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आपको क्वेश्चन में लिखा है कि, अच्छा अभी पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। AE2 के साथ जो ट्रांजैक्शन है वो FOB है। FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड, मतलब शिपिंग करने से पहले, और ये CIF है, यानी शिपिंग करने के बाद, ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद। फ्रेट एंड इंश्योरेंस का डिफरेंस बता दिया 550। क्वांटिटी डिस्काउंट बताया, यहां पे यस, इधर नो, इधर डिस्काउंट नहीं मिला। 1 CD ऑफ 10 रुपी ईच फॉर एवरी CD राइटर, 20 पर CD राइटर। तो कितना डिस्काउंट दिया है? 1 CD ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी CD राइटर प्लस 20 पर CD राइटर। तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? एक CD ऑफ 10 रुपए, ये डिस्काउंट दिया फॉर एवरी CD राइटर, प्लस 20 रुपी पर CD राइटर। मतलब टोटल में देखा जाए तो 30 रुपए का फायदा दे दिया डिस्काउंट। 1 मंथ की वारंटी दे दी, ठीक है। 1 मंथ का क्रेडिट दे दिया, किसमें? एसोसिएटेड में। और नॉन एसोसिएटेड में कैश एंड कैरी, कोई वारंटी, वो 1 मंथ की कोई क्रेडिट पीरियड नहीं दिया। वारंटी यहां 9 वारंटी है, यहां 6 मंथ की वारंटी है। हमें ना पहले तो दोनों को देखो, हम कोई भी चीज को कंपेयर तभी कर सकते हैं जब बराबरी हो। क्या इंटर के स्टूडेंट के और फाइनल के स्टूडेंट के रिजल्ट्स को कंपेयर कर पाओगे? क्या इंटर के स्टूडेंट के रिजल्ट और फाइनल स्टूडेंट के रिजल्ट को कंपेयर कर पाओगे? नहीं, क्योंकि बेस बराबर नहीं है ना। तो बेस बराबर होना चाहिए कंपेयर करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो यहां पे मुझे कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं? मैं यहीं पे कर दूं इस क्वेश्चन को। यस, इलस्ट्रेशन नंबर है 4, मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहां से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूं। यह आपको मटेरियल मिल जाएगा बेटा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब बताओ, यहां पर मुझे क्लियरली दे दिया गया है कि मेरी जो कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन है वो CIF है। तो पहले तो प्राइस उठाना है ऑफ कंपेरेबल अनकंट्रोल।
ट्रांजैक्शन। और प्राइस ऑफ कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो यहां पर प्राइस ऑफ कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन है 3,000। कितने रुपए है? 3,000। और दूसरी बात यह भी है कि ये सीआईएफ वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? सीआईएफ। अब हमें इस एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बराबर पहुंचना है, तो या तो हम इसमें से इंश्योरेंस रेट उठा दें बराबर करने के लिए, तो मेरे को एक चीज पे पहुंचना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस प्राइस में से इंश्योरेंस और फ्रेट हटा सकता हूं। ठीक है, फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा दिया हुआ है विच इज 550, तो लेस कर दो फ्रेट एंड इंश्योरेंस 550। ओके, क्वांटिटी डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो 1 CD ऑफ 10 रुपी ईच फॉर एवरी CD राइटर प्लस 20 पर CD राइटर, यानी टोटल हम देखें तो कॉम्पैक्ट CD राइटर्स तो 10,000 है, तो पर यूनिट की बात हो रही है ना, तो 20 पर CD राइटर और 1 CD ऑफ 10 रुपी ईच, तो टोटल तो डिस्काउंट 30 रुपीज का हो गया ना, तो 30 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट बराबर करना है, यहां डिस्काउंट नहीं दिया है बट यहां डिस्काउंट नहीं दिया, तो यहां भी दो, यहां भी दो, डिस्काउंट बराबर करो, 30 रुपए कम कर दो, 30 रुपए कम कर दो, बराबर करो। यहां पे क्वांटिटी डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, इसको डिस्काउंट दे रहे हो, इस प्राइस में डिस्काउंट माइनस हो रखा है, इसमें माइनस नहीं हो रखा है, तो इसमें माइनस कर दो। क्रेडिट 1 मंथ वारंटी, 1 मंथ क्रेडिट दे रहे हो, इधर इधर कैश एंड कैरी है, तो भाई बराबर होना चाहिए ना, इधर क्रेडिट दे रहे हो तो इधर भी क्रेडिट देना चाहिए। तो इधर क्रेडिट, जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो 1.25% है पर मंथ, तो ये देखो यहां पर 550 रुपए माइनस कर देंगे और 10 रुपए डिस्काउंट का और वही 20 रुपए, टोटल हम लोग देखें तो 10 रुपए 20 रुपए दोनों डिस्काउंट हम लोग क्या कर देंगे, लेस, ये हमने कर दिए। और वारंटी की कॉस्ट भी हमें क्या करनी पड़ेगी, बराबर पे लेके आना पड़ेगा, तो वारंटी की कॉस्ट भी लेस करनी पड़ेगी। तो जरा देखें वारंटी के लिए क्या लिखा है, वारंटी के लिए लिखा है 6 मंथ्स वारंटी जो कि है 250 पर यूनिट, तो 250 पर यूनिट की वारंटी। नाउ अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक कॉस्ट ऑफ क्रेडिट की बात भी कर रहा है, और वो बात कर रहा है कि क्रेडिट दिया जा रहा है किधर, रिलेटेड में, नॉन रिलेटेड में नहीं दिया जा रहा। तो अगर हम लोग रिलेटेड नॉन रिलेटेड में भी दें तो कॉस्टिंग तो और बढ़ जाएगी, तो प्राइसिंग और बढ़नी चाहिए, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। बट यहां पर ना 1 मंथ में वैल्यू नहीं दिया हुआ, परसेंटेज दिया है, तो किसका निकालना है, ये दिया नहीं हुआ, वैसे दिया होना चाहिए, क्योंकि यहां पर पर्पस आपका प्राइस निकालना नहीं है, इसलिए मैं यहां पे एक 1.125% मैं कॉस्ट का लेके चल रहा हूं, और यहां पर कॉस्ट लेके चल रहा हूं 3,000, इसी का कर रहा हूं 1.25%। तो 1.25% का 3,000 का 1.25% विच इज इक्वल टू विच इज 37.5, तो 37.5 रुपीज मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, 37.5। वैसे किस वैल्यू पे होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए बट नहीं दिया हुआ, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, वरना एज्यूम नहीं करते। यहां पे क्लियर हो गया, ये ऐड कर देंगे। और इसके अलावा वारंटी, वहां पे वारंटी नहीं है, यहां वारंटी दे रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ वारंटी, भाई वारंटी दे रहे हो तो फिर उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए होंगे, तो ये वारंटी कॉस्ट इसमें से कम करनी होगी, तो वारंटी कॉस्ट आपको कम करनी है। कितने रुपए की है, 250 रुपए, 250 रुपए की वारंटी कॉस्ट लेस कर दो। क्या आपको फंक्शनल डिफरेंस का मतलब समझ में आ गया? नाउ दिस इज एएलपी, जो भी प्राइस आएगा दिस इज कॉल्ड एएलपी। बराबर कर दिया ना, बराबर कर दिया, ट्रांजेक्शनल डिफरेंसेस निकाल दिए। 3,000 रुपए माइनस 550 माइनस 30 प्लस 37.5 माइनस 250, तो अगर हम लोग देखें तो 2207 रुपए हो गया, 2207 रुपए 50 पैसे। एएलपी 2207 रुपए 50 पैसे हो गया। इसका मतलब है
कि अगर मैं नॉर्मली नॉर्मली खरीदता तो 2207 रुपए का पड़ता, बेचता तो। और अगर मैंने ये ट्रांजेक्शन किससे किया, AE2 से किया, तो उस केस में जो प्राइस है वो कितना पड़ रहा है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। AE2 वाला ट्रांजेक्शन कितने का दिया है, 2750। मतलब आपने जान के नहीं, AE2 वाला प्राइस कितने का दिया है, 2000। आपने जान के वहां प्राइस कम किया है, तो वहां पे प्राइस कम पे बेचा है ताकि प्रॉफिट क्या हो, कम। तो दोस्तों डिफरेंस इन इनकम निकालनी है, कैसे निकालेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं चेक करूंगा कि डिफरेंस AE2 से जो ट्रांजैक्शन है वो 2000 रुपए पर प्राइस पे है, तो इसका मतलब है 2000 मल्टीप्लाई बाय 10,000। बोलो आया ना, इसका मतलब कितना हुआ, कि ये ट्रांजैक्शन 2 करोड़ रुपए की, बताओ हाँ या ना। तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस है, अगर हम किससे किससे प्राइस को बेचते हैं, हम ये होता है ट्रांसफर प्राइस। क्या है ये, ट्रांसफर प्राइस। और हमारी आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से देखें तो 2207 रुपए 50 पैसे मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये बनता है दोस्तों 2,20,75,000। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूं कि ALP इतना है और ट्रांसफर प्राइस इतना है, तो बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि आपने जानबूझ के सस्ते में बेचा, तो कितने रुपए से इनकम बढ़ा देनी चाहिए, 20,75,000 रुपए से इनकम बढ़ा देनी चाहिए। डिफरेंस इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम, कितने रुपए से बढ़ा देनी चाहिए, 20,75,000 रुपए से इनकम बढ़ा देनी चाहिए। मैंने सिर्फ एक चीज की assumption ली है और वो ये है, यहां पर मैंने एक assumption ली है बस, बाकी सब कुछ ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये यहां पर इन्होंने सॉल्व नहीं किया इस क्वेश्चन को, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि कैसे होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है, आगे आ जाओ, मैं इसी के ऊपर और क्वेश्चंस कराता हूं। ये देखो और कौन से क्वेश्चन बनेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। इलस्ट्रेशन नंबर है 7, इलस्ट्रेशन नंबर है 7, आओ देखें। ये रहा आपके सामने इलस्ट्रेशन 7, ये COP मेथड के ऊपर है प्योरली। ए कंपनी लिमिटेड ऑफ चेन्नई एंड स्काई लिमिटेड इंकॉर्पोरेशन ऑफ सिंगापुर आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। देखो ये देना जरूरी है, क्या ये देकर इन्होंने ये बता दिया है कि 2 एसोसिएटेड एंटरप्राइज कौन से हैं। ओके, ए कंपनी लिमिटेड इंपोर्टेड 1000 टीवी सेट एट 16,000 पर टीवी सेट विदाउट एनी वारंटी पीरियड। ए कंपनी लिमिटेड ऑल्सो इंपोर्ट सिमिलर टीवी सेट फ्रॉम अनरिलेटेड पार्टी। अगर ये ना दिया होता तो मैं आर्म्स एंड प्राइस कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड से कर ही नहीं पाता, यही तो अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन है। अब इट इज इंपोर्टेड एट 15,000 पर सेट विद अ वारंटी टाइम ऑफ 2 years। कह रहा द कॉस्ट ऑफ वारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम स्काई इनकॉर्पोरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years वुड कॉस्ट एट 2,000। लो जी, आर्म्स एंड प्राइस हमको फाइंड आउट करना है और आपको बताना है कितनी इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस निकालो। कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मुझे इस पूरी ट्रांजैक्शन में वो दिख रही है 15,000 रुपए। क्या दिख रही है, 15,000। तो मैं 15,000 से स्टार्ट करूंगा अपना क्वेश्चन। क्या मैं यही कर दूं, यही कर देता हूं यार, क्या ऐसे अलग करने की जरूरत है, यही कर देता हूं, ऐसा कोई मुश्किल टास्क है नहीं। 15,000 रुपए, बट फर्क क्या है, फंक्शनल डिफरेंसेस क्या है। आपने ए लिमिटेड ने स्काई से इंपोर्ट किया और ए लिमिटेड ने साइन इनकॉर्पोरेशन से भी इंपोर्ट किया जो कि अलग कंपनी है। तो ऐसे केस में जो स्काई से खरीदा, कितना खरीदा, 15,000, वो मैंने लिख दिया। अब दोनों में फर्क है, कह रहा है जो आपने स्काई से खरीदा उसको उसने आपको वारंटी भी दी है, कितने साल की, 2 साल की। तो और उस वाले कंपनी ने, यानी जब आपने साइन से खरीदा तो वारंटी मिली है, बट स्काई से खरीदा था, स्काई से इंपोर्ट किया था, तो उसमें वारंटी नहीं मिली। तो हमें तो बराबर करना है, हमें तो बराबर करना है ना। तो कैसे करेंगे बराबर, कि भाई उसने वारंटी दी है, उसने वारंटी नहीं दी। अगर उसने वारंटी नहीं दी तो इसका भी हमें ऐसी प्राइस पे पहुंचना पड़ेगा जो वारंटी के बिना हो।
अब 15,000 रुपए का प्राइस है, वारंटी की कॉस्ट लिख दी है 2,000 रुपए, वो हटा दिया, तो मेरा प्राइस पहुंच गया आर्म्स एंड प्राइस कितना, 13,000। यहां तक क्लियर है? अब एक बात बताओ सर, इंपोर्ट कर रहा हूं 16,000 रुपए में, कितने रुपए में इंपोर्ट कर रहा हूं, 16,000 में, समझ रहे हो, 16,000 रुपए पर यूनिट पे इंपोर्ट कर रहा हूं, जबकि आर्म्स एंड प्राइस कहता है 13,000 होना चाहिए। तो फिर 3,000 रुपए ज्यादा खर्चा बुक नहीं कर रहे हो? हाँ, 3,000 खर्चा बुक ज्यादा कर रहे हो, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 टीवी सेट, तो टोटल कितने रुपए से इनकम बढ़ा देनी चाहिए, 30 लाख से इनकम बढ़ा देनी चाहिए, हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इलस्ट्रेशन मैंने जो आपको करवाया, ये इलस्ट्रेशन 7 है, 4 हो गया, ये मैंने बुक से ही कर दिया, फ्रॉम बुक मैं लिख रहा हूं यहां पर। इलस्ट्रेशन 8 देख लेते हैं। 8th इलस्ट्रेशन में ये भी सीयूपी मेथड से है, कह रहा है जेन कॉर्पोरेशन ऑफ कोरिया सीडी लिमिटेड और एन इंडियन कंपनी आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। सीडी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स सेल फोन्स एंड सेल्स देम टू जेकेएफ इनकॉर्पोरेशन, अ कंपनी बेस्ड इन नेपाल। ड्यूरिंग द ईयर सीडी लिमिटेड सप्लाई 2.5 लाख सेलुलर फोन्स। ठीक है, तो भाई पहली बात तो ये है कि जेन कॉर्पोरेशन और सीडी एक एसोसिएटेड है। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है क्योंकि एक कोरियन कंपनी है और एक इंडियन कंपनी है। कह रहा है सीडी लिमिटेड मैन्युफैक्चर सेल फोन्स एंड सेल्स देम टू जेकेएफ, ठीक है, जो कि कहां की है कंपनी, नेपाल, तो इनको बेचते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर सीडी लिमिटेड सप्लाई 2.5 लाख सेलुलर फोन टू जेन कॉर्पोरेशन ऑफ कोरिया, यानी इस कंपनी को जो कि रिलेटिव है, कितने का बेचा, 3,000, और 35,000 यूनिट कितने को, किसको बेचा, 35,000 यूनिट ये बेचा किसी अनरिलेटेड, ये अनरिलेटेड हो गई, तो ये पार्टी है अनरिलेटेड और ये पार्टी है रिलेटेड, दोनों को आपने बेचा, रिलेटेड को बेचा 3,000 में, अनरिलेटेड को बेचा 5,800 में। ट्रांजैक्शन ऑफ सीडी लिमिटेड विद जेकेएफ आर कंपेरेबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। सेल्स टू जेन कॉर्पोरेशन आर ऑन एफओबी बेसिस। अब कुछ रियलिटी चेक है, क्या कह रहा है, जो जेन कॉर्पोरेशन को बेचा ना वो एफओबी बेसिस पे है, प्राइस जो दिया हुआ है ये एफओबी है, ये एफओबी है, और जो ये प्राइस है वो सीआईएफ है। मतलब एक है ट्रांसपोर्टेशन कराने से पहले और एक है ट्रांसपोर्टेशन कराने के बाद, और फ्रेट और इंश्योरेंस के खर्चे दे दिए 700 रुपए। सेल्स टू जेकेएफ आर अंडर अ फ्री वारंटी फॉर 2 इयर्स। तो जो अनरिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो उसमें वारंटी नहीं है, अच्छा, अंडर अ फ्री वारंटी फॉर 2 इयर्स, 2 साल की वारंटी दी है, सॉरी। और जो सेल्स टू जे है वो विदाउट वारंटी है। तो फर्क है कि नहीं है? तो फर्क बता रहा है, एक पहला फर्क हो गया फ्रेट और इंश्योरेंस का, दूसरा फर्क हो गया वारंटी का, तीसरा फर्क कोई है, कह रहा है डिस्काउंट का फर्क है। कह रहा है जेन कॉर्पोरेशन जो कि रिलेटिव कंपनी है उसने ऑर्डर ह्यूज क्वांटिटी में किया था इसलिए डिस्काउंट मिला, बट दूसरी कंपनी में डिस्काउंट नहीं मिला क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी नहीं थी। हमें बराबर बेस करना है, तो कैसे करेंगे, इन 3 चीजों को एडजस्ट करना है, डिस्काउंट, फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन और वारंटी। अब बताओ, पहले उठाओ कौन सा प्राइस, अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन, कौन सा प्राइस, कौन सा प्राइस, कौन सा प्राइस, सेल टू जेके एंड एफ, और वो है 5800 रुपए, यही है ना, सेल टू जेके एंड एफ 5,800 डन। अब इसके बाद सोच के देखो, ये सीआईएफ वैल्यू है तो इसमें फ्रेट इंश्योरेंस इंक्लूडेड होगा, हटाओ, फ्रेट इंश्योरेंस हटाओ, कितना हटाओ, 700 रुपए हटा दो, हटा दिया, हटा दिया। फिर यहां पर वारंटी है, वारंटी की कॉस्ट कितनी है, 500, वहां पे वारंटी नहीं थी, हटाओ, बराबर करना है, हटाओ, बराबर कर दिया। वहां पे डिस्काउंट दे रहे हो तो यहां पर भी दो, रिलेटिव वाले को दे रहे हो तो यहां पर भी दो, तभी तो प्राइस बराबर होगा, तो यहां पर भी दे दिया, तो इतना मैं लेस करके प्राइस आ गया। दिस इज एएलपी, क्या आ गया मेरे पास, एएलपी आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं। अब ये एएलपी आ गया, अब मेरे को क्या करना है, इस एएलपी का कंपैरिजन करना है कि मैं कितने का मार्केट में एक्चुअल में इंपोर्ट कर रहा हूं। तो मैंने इंपोर्ट किया है कितने का, 3,000 का, जो अपनी रिलेटिव से किया, और मैं कितने का करना चाहिए था, 4,400 का इंपोर्ट करना चाहिए था। आर्म्स एंड प्राइस है 4,400, और मैंने जो इंपोर्ट किया है वो कितने में किया है, 3,000 रुपए में, हाँ 3,000 रुपए में, और कितने का होना चाहिए आर्म्स एंड प्राइस, 4,400, नहीं सोल्ड है, मैं उल्टा बोल रहा हूं, जेन कॉर्पोरेशन, सॉरी सेल प्राइस है, नॉट इंपोर्ट, इंपोर्ट पहले वाला था, सॉरी सेल प्राइस। तो सेल प्राइस जो है वो 5,800, और सॉरी ये है 4,400 आर्म्स एंड प्राइस, और दूसरे का अगर मैं अपने रिलेटिव को बेच रहा हूं तो कितने का बेच रहा हूं, 3,000। तो भाई साहब 1,800-1,400 रुपए का फर्क है, तो 1,400 रुपए का जो फर्क है
वो फर्क, उतने से इनकम बढ़ानी पड़ेगी। बताओ हाँ या ना। 1400 रुपए कम दिखाया है आपने, जो आपने किनको बेचा, जेन कॉर्पोरेशन को। कितने सेलफोन बेचे हैं? 2.5 लाख। तो मल्टीप्लाई बाय 2.5 लाख, 1400 मल्टीप्लाई बाय 2.5 लाख, तो इतने रुपए से इनकम बढ़ानी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? और ये बनता है करीब 35 करोड़ रुपए। इतने से इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी। मुझे लगता है इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। हाँ या ना तो बोल दो, यस और नो, डन। ऐसे ही और क्वेश्चन देखना चाहते हो तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 भी है। खजाना लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो कि डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स का काम कर रही है, इंडियन कंपनी, ठीक है। और उसकी एक सब्सिडरी है, टेकप्रो नाम है उसका, सप्लाईज टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ऑफर्स टेक्निकल सपोर्ट टू खजाना, और उसके लिए वो चार्ज कर रही है 1 लाख यूरो पर ईयर। यानी जानी बाहर की कंपनी से, मतलब इंडियन कंपनी 1 लाख यूरो दे रही है, इनकम ऑफ खजाना इज 90 लाख। भाई एक बात बताओ, अगर आप 1 लाख पर ईयर चार्ज करते हो, अच्छा टैक्सेबल इनकम ऑफ खजाना बताना है, अगर टेकप्रो चार्जेस 1,30,000 पर ईयर टू दूसरे एंटिटीज, अगर दूसरी एंटिटी से ज्यादा चार्ज करता है और आपसे कम चार्ज कर रहा है, मेरी बात समझे कि नहीं? ठीक है, आपसे कितना कम चार्ज कर रहा है? 1 लाख। तो भाई साहब ये तो बढ़िया ही है ना, 1 लाख चार्ज कर रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 30,000 पर ईयर, 30,000 पर ईयर कम चार्ज कर रहा है। तो अगर कम चार्ज कर रहा है तो आपके खर्चे कम होंगे, तो 50 रुपए के हिसाब से 15 लाख रुपए तो नेगेटिव हो गया। तो क्या यहां पर इनकम इंक्रीज करनी है? नहीं करनी है। देखो माइनस लिखा है ना, नॉट इंक्रीज नॉट रिक्वायर्ड, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मेरी बात समझे? इस वाले केस में कुछ भी नहीं करना। 15 लाख रुपए नेगेटिव आ रहा है, मतलब ऑलरेडी आपने इनकम, खर्चे आप क्या कर रहे हो? खर्चे दबा नहीं रहे हो, आप पहले ही दिखा रहे हो कि उसने सस्ते में दिया है क्योंकि आपके रिलेटिव है वहां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब परफेक्ट है, ओके। कह रहा तब क्या होता अगर टेकप्रो 60,000 चार्ज कर रहा होता दूसरी एंटिटी से और आपसे चार्ज कर रहा है 1 लाख? हाँ, कहां दिक्कत है? तो कैसे दिक्कत है? क्योंकि आपसे 1 लाख चार्ज कर रहा है तो आपसे 40,000 ज्यादा ये चार्ज कर रहा है, तो ज्यादा चार्ज कर रहा है, 40,000 इंटू 50 यानी 20 लाख रुपए से मैं इनकम क्या कर देता? बढ़ा देता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 20 लाख से इनकम बढ़ा देता। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चंस और हैं दोस्तों। इलस्ट्रेशन 16 हो गया, ऐसे ही आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 17 भी देख सकते हो, वो भी इसी के ऊपर ही है। विदेश लिमिटेड यूएस कंपनी एज अ सब्सिडरी, हिंद लिमिटेड इंडिया में, दोनों होल्डिंग सब्सिडरी। सेल्स मोबाइल फोन टू हिंद फॉर रीसेल इन इंडिया। विदेश ऑल्सो सेल्स मोबाइल फोन, ठीक है, टू भारत लिमिटेड, another mobile phone reseller. It sold 48,000 mobile phone to Hind Limited at 12,000 per unit. The price fixed for Bharat Limited is 11,000 per unit. देखो वैसे तो यहाँ पे रीसेल प्राइस दे रहा है, बट जब बाद में उन्होंने ये बात बोल दी है कि आप 48,000 फोन्स बेच रहे हो हिंद लिमिटेड को, ठीक है, जो कि रिलेटिव है, तो ये हो गया 12,000, तो हो गया वो हो गया क्या, रिलेटेड वाला, एसोसिएटेड वाला ट्रांजैक्शन। प्राइस फिक्स्ड फॉर भारत लिमिटेड, जो दूसरी कंपनी है, उससे कितना लेते हो? 11,000। इससे कितना ले रहे हो? 12,000। तो भाई साहब ये तो इनकम ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है। और अगर इनकम ज्यादा दिखा रहा है तो भाई साहब नहीं, 12,000 का विदेश बेच रहा है हिंद लिमिटेड को, जो कि गवर्नमेंट को लगता है भाई ये तो जानबूझ के ज्यादा दिखा रहा है ताकि खर्चे ज्यादा दिखा सके और प्रॉफिट कम कर सके। तो भाई साहब यहां पर जरूर आर्म्स एंड प्राइस चेक करना चाहिए। अब देखो, देखा मैंने 12,000 11,000 का जो है नॉर्मली प्राइस फिक्स किया है भारत लिमिटेड की, जो कि एसोसिएटेड नहीं है। तो इसका मतलब है जो ये कंपनी है भारत लिमिटेड, वो 11,000 में माल खरीदती है, तो ये सस्ता माल खरीदती है, रिलेटिव को महंगा बेच रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो 11,000 रुपए को उठाएंगे। अब फंक्शनल डिफरेंस देखेंगे, लिखा है वारंटी कॉस्ट इन द केस ऑफ सेल ऑफ मोबाइल फोन्स बाय हिंद is handled by itself, whereas for sale of mobile phone by Bharat Limited, Videsh Limited is responsible for warranty of 6 months. Both विदेश, मतलब एक में वारंटी है, एक में वारंटी नहीं है। बताओ, मतलब ये कि भारत लिमिटेड को केस में, भारत लिमिटेड के केस में विदेश लिमिटेड 6 महीने की वारंटी दे रहा है और वहां वारंटी नहीं दे रहा है। किस वाले में वारंटी नहीं दे रहा है? जब वो हिंद को बेच रहा है, ठीक है,
बट उनको वारंटी दे रहा है। जब उनको वारंटी दे रहा है तो बराबरी करनी है कि नहीं? कह रहा है बोथ विदेश और हिंद एक्सटेंडेड अ वारंटी एट अ स्टैंडर्ड 500 पर एनम। तो भाई साहब कितने रुपए की वारंटी है? 500 रुपए पर एनम का खर्चा है उसका, 6 महीने की वारंटी दी गई है। तो सारे बच्चे बताओ 500 अगर पूरे साल का है, 6 महीने की बात हो रही है, तो 6/12 कितने बनते हैं? 250 रुपए, 250 रुपए बनते हैं ना। तो इसका मतलब है वहां वारंटी की कॉस्ट इंक्लूडेड होगी। क्या इस 11,000 के अंदर वारंटी की कॉस्ट इंक्लूडेड होगी? यस। इसमें से 250 रुपए हटा दो तो मैं पहुंच गया आर्म्स एंड प्राइस पे। आ गया आर्म्स एंड प्राइस पे, आ गया। ट्रांसफर प्राइस कितना है? 12,000। अब 12,000 और 10,750 में डिफरेंस कितना है? 1,250। कितने यूनिट बेचे? कितने यूनिट बेचे? 48,000। तो बताओ कितने से इनकम बढ़ानी पड़ेगी? इनकम कितने से बढ़ानी पड़ेगी? इनकम बढ़ानी पड़ेगी, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, ये इनकम बढ़ानी पड़ेगी 1250 मल्टीप्लाई बाय 48,000 यूनिट्स विच इज 6 करोड़। 600 लाख लिखा है, 6 करोड़ एक ही बात। क्या ये बात समझ में आ गई? खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन कर लोगे यार, आर्म्स एंड प्राइस ये वाले आप कर लोगे, मैंने इतने करवा दिए 1920, और भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज रीसेल प्राइस मेथड। नाउ व्हाट इज रीसेल प्राइस मेथड? यहां पे ना आपको रीसेल प्राइस उठानी है। मतलब जब कभी कोई कंपनी दूसरी कंपनी को बेच रही है जो कि रिलेटिव है, और फिर रिलेटिव आगे बेच रहा है, ठीक है, तो प्राइस चार्ज फॉर गुड्स सोल्ड टू अनरिलेटेड एंटरप्राइज। तो अनरिलेटेड एंटरप्राइज को कितने का बेचा, तो वो जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है वो आगे कितने का बेच रहा है, उसको हम रीसेल प्राइस बोलते हैं। उस रीसेल प्राइस में से जो नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन होता है, जो नॉर्मली होना चाहिए, जो सारी कंपनीज रखती हैं प्रॉफिट मार्जिन, वो प्राइस में से प्रॉफिट मार्जिन क्या कर दो? माइनस। नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन वो माइनस कर दो। तो प्रॉफिट मार्जिन माइनस करके और परचेज से रिलेटेड कोई भी खर्चे हैं वो माइनस कर दो। वो माइनस करने के बाद आप आर्म्स एंड प्राइस पे पहुंच जाओगे। कह रहा नॉर्मली आरपीएम हमें तब लगाना चाहिए व्हेन गुड्स परचेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस ट्रांसफर टू अनरिलेटेड पर्सन। यानी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से खरीदा और आगे किसी अनएसोसिएटेड एंटरप्राइज को बेच दिया। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो रीसेल प्राइस मेथड हम तब लगा नहीं सकते। तो समझे, आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज में खरीदा और आगे अनएसोसिएटेड को बेच दिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो प्राइस है वो आर्म्स एंड प्राइस है या नहीं, जो खरीदा है? तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? रीसेल प्राइस में से नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन हटा दोगे, जो नॉर्मली मैं प्रॉफिट कमाता हूं वो मार्जिन हटा दूंगा, ठीक है। वो मार्जिन हटाने के बाद अगर कोई परचेज रिलेटेड खर्चे हैं तो वो भी मैं हटा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा आर्म्स एंड प्राइस पे। क्या ये बात क्लियर है? इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन 12 है, 21 है, 22 है और सॉल्व क्वेश्चन है। तो मैं पहले 12th पे आ जाता हूं। तो मेगावाइट इनकॉर्पोरेशन ऑफ फ्रांस एंड आर लिमिटेड ऑफ इंडिया आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ठीक है, ये दोनों एसोसिएटेड है, ये बात पक्की हो गई। ओके, अब ये दोनों एसोसिएटेड है और आर लिमिटेड इंपोर्ट 3,000 कंप्रेसर्स फॉर एसी फ्रॉम मेगावाइट इनकॉर्पोरेशन 7,500 पर यूनिट पे। कितने रुपए के इंपोर्ट किए? 3,000 कंप्रेसर इंपोर्ट किए फॉर एसी फ्रॉम मेगावाइट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, 7,500 पर यूनिट पर अपनी रिलेटिव से। एंड दीज आर सोल्ड टू प्लेजर कूलिंग सॉल्यूशन जो कि अनरिलेटेड है 11,000। ये आ गया रीसेल प्राइस। ये क्या आ गया? रीसेल प्राइस मेथड। आर लिमिटेड हैज आल्सो इंपोर्टेड सिमिलर प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल इनकॉर्पोरेशन पोलैंड एंड सोल्ड आउटसाइड एट जीपी मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल्स। मतलब मैं कुछ माल रिलेटेड से खरीद रहा हूं और वो माल मैं मार्केट में बेच रहा हूं। कुछ माल ऐसा भी है जो मैं किसी अनरिलेटेड से खरीद रहा हूं और उसको भी मैं मार्केट में बेच रहा हूं। तो जो मैंने अनरिलेटेड से खरीद के बेचा था वो प्राइस है कितना? 1,500 रुपए। नहीं नहीं, कह रहा है आर लिमिटेड, उसमें प्राइस नहीं दिया हुआ, उसमें यह लिखा है कि आर लिमिटेड ने जो कोल्ड इनकॉर्पोरेशन को इंपोर्ट करके कॉर्पोरेशन से इंपोर्ट करके बाहर बेचा था उस पर वो प्रॉफिट कितना कमाते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो हमें चाहिए ही है। फ्रेट मेगाबाइट ने 1,500 रुपए का क्वांटिटी डिस्काउंट भी दिया। कोल्ड इनकॉर्पोरेशन, मेगाबाइट वही है रिलेटिव कंपनी, कोल्ड इनकॉर्पोरेशन कुड ऑफर ओनली 500 पर यूनिट एज क्वांटिटी डिस्काउंट। बट अब वहां पर फंक्शन डिफरेंस आ गया। उस वाले में जो कोल्ड इनकॉर्पोरेशन है जो कि अनरिलेटेड एंटरप्राइज है वो डिस्काउंट दे रहा है 500 रुपए का और मेगाबाइट कितने रुपए का देता है? 1,500 का। दोनों के बराबर लेवल पे आना चाहिए। फ्रेट और कस्टम के खर्चे अगर हम देखें तो फ्रॉम कोल्ड इनकॉर्पोरेशन पोलैंड हैड कॉस्ट ऑफ 1,200 पर पीस कस्टम ड्यूटी और ये फ्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज फ्रॉम टेराबाइट
अगर टेरा नहीं है, सॉरी ये मेगाबाइट होगा, गलती से लिख दिया, मेगाबाइट से खरीदता है तो आर लिमिटेड हैज टू पे ओनली 200 एज फ्रेट। तो भाई साहब बड़ा फ्रेट का फर्क है। अब हमें क्या करना है, हमें रीसेल प्राइस उठाना है कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन में। तो रीसेल प्राइस हम लोग उठाएंगे अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन में, और वो है 11,000। मतलब रीसेल प्राइस जो उठाएंगे वो हम उठाएंगे जो भी आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से खरीदा और आगे उसको रीसेल कर दिया, वो उठा लो प्राइस, वही उठाना है प्राइस। और फिर उस प्राइस में से जो नॉर्मली हम लोग कमा रहे हैं प्रॉफिट, जो नॉर्मली लोगों को बेच के हम प्रॉफिट कमाते हैं, वो 20% ऑन सेल है। तो सेल पे 20% हटा दो, हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। अब प्रॉफिट हटा दिया, अब फंक्शनल डिफरेंसेस देख लो। अब फंक्शनल डिफरेंसेस में ये है कि जो दूसरों को हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, जब दूसरों को बेच रहे हैं तो ऐसे केस में 500 रुपए का डिस्काउंट, कोल्ड इनकॉर्पोरेशन जिससे हमने माल खरीदा उसने हमें 500 रुपए का डिस्काउंट दिया, बट यहां पर हम 1500 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। यहां पर हम कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? बड़ी जाहिर सी बात है, जब 1500 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं जो रिलेटिव है, तो प्राइसिंग क्या होगी? कम होगी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब वहां पर डिस्काउंट क्या है? 500, यहां पर डिस्काउंट क्या है? 1500। दोनों को बराबर पे लेके आने के लिए 1000 रुपए का डिस्काउंट और माइनस कर दो। क्या ये बात क्लियर है? 1000 रुपए का डिस्काउंट और माइनस कर दो। क्या ये बात क्लियर है? अब इसके अलावा और क्या डिफरेंस दिख रहा है? सर फ्रेट के खर्चे में डिफरेंस दिख रहा है। वहां 1200 रुपए का फ्रेट चार्ज होता है रिलेटिव में, और 200 रुपए का फ्रेट चार्ज होता है बाकी कंपनीज में, ठीक है। तो ऐसे केस में 1000 रुपए कम चार्ज किया है फ्रेट बाकी कंपनी के केस में। तो यहां पर 1000 रुपए का फ्रेट चार्जेस का जो डिफरेंस है वो हटाना पड़ेगा। तो 1000 रुपए का फ्रेट चार्जेस का डिफरेंस इसके अंदर है, फ्रेट चार्जेस इसके अंदर है ना, तो वो 1000 रुपए हटाने पड़ेंगे, वो भी हटा दिए। तो क्या आ गया? आर्म्स एंड प्राइस आ गया मेरा दोस्तों 6800 आ गया। इस 6800 रुपीज का जो आर्म्स एंड प्राइस आया, अब मैं इसको कंपेयर करूंगा कि ट्रांसफर प्राइस कितना है, 7500। तो 700 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो 700 रुपए मैंने माल 700 रुपए ज्यादा का खरीदा माल। अब 700 रुपए ज्यादा का खरीदने की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या आ रहा होगा? कम। मेरे को प्रॉफिट बढ़ा देना चाहिए। 700 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स खरीदे? 3000। तो 700 इंटू 3000 यानी 21 लाख रुपए से इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? 21 लाख रुपए से इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 12। सिंपल है यार, बोलो कॉन्सेप्ट वही है, और आप लोगों ने तो कर ही नहीं है सब कुछ, हम लोग रिवाइजन कर रहे हैं। ये देखो, अब इलस्ट्रेशन 21 देखते हैं दोस्तों। अब ये कंपनी ए लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर है ऑफ आईटी प्रोडक्ट्स। ए लिमिटेड परचेज दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिलेटेड कंपनी पी। ए लिमिटेड ऑल्सो ट्रेड इन लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स लिमिटेड। पी लिमिटेड एंड एक्स लिमिटेड वुड सप्लाई वारंटी रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू ए। तो मतलब एसोसिएटेड कंपनी जो है वो आपको वारंटी दे रही है, फ्री रिप्लेसमेंट दे रही है, और एक्स लिमिटेड भी फ्री रिप्लेसमेंट दे रही है, वारंटी दे रही है। अब पी लिमिटेड से अगर हम माल खरीदा और आगे बेच दिया, पी लिमिटेड से माल खरीदकर आगे बेच दिया, परचेज किया था 15,000 में पी लिमिटेड से और आगे बेच दिया 18,000 का, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस ऑफ ए लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की बात करें तो एक्स लिमिटेड से अगर मैं माल खरीदता हूं जो कि एसोसिएटेड नहीं है, तो 22,000 का खरीदूंगा और फिर 26,000 का बेचूंगा, और कितने अदर एक्सपेंसेस है? 700। यहां तक क्लियर है? जीपी मार्जिन मेरे को निकालना है अनरिलेटेड ट्रांजेक्शन, तो मुझे क्या करना है? सेल प्राइस ऑफ लैपटॉप। अच्छा, मेरे को ना यहां पर जीपी मार्जिन का परसेंटेज ही नहीं दिया हुआ, दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था ना, इसमें नहीं दिया, तो मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा? ये मेरे सामने नॉर्मल ट्रांजेक्शन है ना, इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। कैसे? 26,000 रुपए की सेलिंग प्राइस है, इसमें से खर्चे हो गए 700 रुपए के, 26 माइनस 700, 25,300 हो गया कि नहीं? अब 25,300 रुपए का नेट सेल प्रोसीड्स है, परचेज प्राइस है 22,000 रुपए, 22,000 रुपए खरीदा, तो 3300 का प्रॉफिट हुआ। तो 3300 डिवाइडेड बाय 26,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 12.69%। देखो यही आ रहा है, 3300 डिवाइडेड बाय 26,000 इंटू 100, ये आ रहा है 12.69%। आ गया कि नहीं? तो ये 12.69% प्रॉफिट परसेंट आ गया नॉर्मल। अब हम लोग क्या करेंगे?
अब हम लोग ये वाला प्राइस उठाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, एसोसिएटेड से जो खरीदा फिर उसके बाद नॉन एसोसिएटेड को बेचा, तो हमें प्राइस तो यही उठाना था, नॉन एसोसिएटेड वाला। बट अभी हमने ये वाला काम इसलिए किया क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए था, इसलिए किया। तो ये 18,000 में से 12.69 का प्रॉफिट परसेंटेज है ऑन सेल। और उसमें से भी पहले तो आप ये 500 रुपए के एक्सपेंसेस हटा दो, ये हटा दो, एक्सपेंसेस हो गए 500 रुपए के, वो हटाओ, और प्रॉफिट परसेंटेज, ये प्रॉफिट परसेंटेज हटा दिया, तो मेरे पास बनता है 15,216। यानी आर्म्स एंड प्राइस 15,216 होना चाहिए, और आपने परचेज किया है कितने रुपए में, 15,000। तो भाई साहब ये तो अच्छी बात है ना, आपने तो सस्ते में खरीदा है। अगर आपने सस्ते में खरीदा है तो क्या आप टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं। तो यहां पर आर्म्स एंड प्राइस का कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, नो प्राइस एडजस्टमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ऐसे ही 22 इलस्ट्रेशन भी देख सकते हो। ए सोल्ड टू बी एंड इन टर्न बी सोल्ड टू सी इंडिपेंडेंट। सेल मार्जिन कितना है? 30% फॉर 4 लाख, एंड बट बी हैज इंकर्ड 4,000 सेंडिंग मशीन टू सी। आसान है ना यार, ये तो 4 लाख रुपए का है, सेल मार्जिन दे दिया 30%, तो 30% हटा दो, ठीक है। प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट के पहले कितना का प्राइस हो गया? एक 280, 280 में से 4,000 के क्या हो गए खर्चे? आर्म्स एंड प्राइस क्या हो गया? 276। इन्होंने दूसरी ट्रांजेक्शन नहीं दी, तो इंक्रीज डिक्रीज इन इनकम नहीं निकालना था, इसमें सिर्फ आर्म्स एंड प्राइस निकालना था। ये भी रिटेल सेल प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड पे हो गया। क्या ये बात सबको क्लियर है? अगला मेथड, एक और मेथड आज हम डिस्कस कर लेंगे, विच इज कॉस्ट प्लस मेथड। द कॉस्ट प्लस मेथड में क्या करना है, आपको कॉस्टिंग उठानी है। तो जब भी कभी एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में डील होगी, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उठा लो, और उसके अंदर नॉर्मल जीपी मार्जिन ऐड कर दो, और फिर एडजस्टमेंट्स कर दो जो दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में एडजस्टमेंट है, और फिर एएलपी आ जाएगा। अच्छा, उसमें क्या कर रहे थे हम उस रीसेल प्राइस को निकाल रहे थे और उसमें से जीपी मार्जिन माइनस कर रहे थे। अब जीपी मार्जिन यहां पे ऐड कर दे ताकि हम एक प्राइस पे पहुंच जाए और खर्चे वगैरह एडजस्टमेंट्स देख लें दोनों ट्रांजैक्शन के बीच, और उस ट्रांजैक्शन के बीच में जो एडजस्टमेंट्स करने के बाद प्राइस आया वो होगा एएलपी। इज दैट क्लियर एवरीवन? नॉर्मली सीपीएम मेथड तभी लगता है व्हेन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वन एई एंड सोल्ड टू अदर एई। ये तभी होगा जब एक एई से आपने गुड खरीदा है, एक एई ने मैन्युफैक्चर किया है और सोल्ड किया किसी और एई को, मतलब एई टू एई वाली ट्रांजैक्शन होनी जरूरी है। मैन्युफैक्चर्ड बाय वन एई एंड सोल्ड टू अदर एई, तभी ये चीज हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। क्या मेरी बात समझे? जबकि इससे पहले वाले में एक एई से खरीदा बट किसी नॉन एई को बेच दिया, यहां पर एई से मैन्युफैक्चर हुआ और उसने आगे एई को ही बेचा, मैन्युफैक्चर किया उसने। इलस्ट्रेशन नंबर है 6, इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन है, ये है कॉस्ट प्लस मेथड, इलस्ट्रेशन 6। ये ब्रेन इनकॉर्पोरेशन लंदन 35% इक्विटी है सलेम में। द कंपनी सलेम इज एंगेज इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब which include Brain Incorporation. During the year 23-24, Salem Limited spent 2,000 man hours for developing and maintaining a software. तो भाई साहब ये कंपनी दोनों की दोनों क्या हो गई? दोनों की दोनों क्या हो गई? एई हो गई। ओके, आगे देखो, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 23-24 सलेम लिमिटेड 2,000 मैन आवर स्पेंड कर रहा है सॉफ्टवेयर बनाने में ब्रेन इनकॉर्पोरेशन के, और 1,000 रुपए पर आवर लेबर बिल बनाया। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 यानी कितने का बिल बनाया? 20 लाख रुपए। द कॉस्ट इंकर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग मेंटेनेंस वर्क टू ब्रेन लिमिटेड फॉर सलेम लिमिटेड अमाउंटेड टू 15 लाख। कह रहा है जो खर्चा हुआ है वो 15 लाख रुपए का हुआ है। सिमिलर सच वर्क वॉज डन फॉर अनरिलेटेड पार्टी एज वेल। कह रहा है ऐसे ही ट्रांजेक्शन अनरिलेटेड पार्टी के लिए किया, उसमें प्रॉफिट कितना रख रहे हो आप? 50%। ये नॉर्मल जीपी मार्जिन है, ठीक है। तो आपको ये बता दिया कि खर्चा इस पे 15 लाख रुपए का कर रहे हो और 20 लाख रुपए का आप उसको बिल बना के दे रहे हो, और 15 लाख रुपए का आप खर्चा कर रहे हो, तो 5 लाख रुपए कमा रहे हो एक तरह से देखा जाए। बट नॉर्मली आप एटलीस्ट 50% प्रॉफिट तो कमाते ही हो। ब्रेन इनकॉर्पोरेशन गिव्स अ टेक्निकल सपोर्ट टू सालिम, और इस पर कितना सपोर्ट पे खर्चा हुआ? 8% ऑफ जीपी। ये हो गया एडजस्टमेंट वाली बात, देयर इज नो सच फंक्शनल रिलेशनशिप, बस ये वाली बात हो गई। सलेम लिमिटेड गिव्स अ क्रेडिट पीरियड। अच्छा, ये भी एक दिक्कत है। कॉस्ट ऑफ विच इज 3% ऑफ नॉर्मल बिलिंग रेट विच इज नॉट गिवन टू द अदर पार्टी। यानी सलेम लिमिटेड अपने रिलेटिव को, ठीक है,
क्या क्या कर रहा है, 90 दिन का क्रेडिट पीरियड भी दे रहा है, और ब्रेन कॉर्पोरेशन गिव्स अ टेक्निकल सपोर्ट टू सालिम। मतलब ये दोनों चीजें हैं एक रिलेटेड ट्रांजैक्शन में, तो इन दोनों चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले कॉस्ट प्लस मेथड में हमें क्या उठाना चाहिए, कॉस्टिंग उठानी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, हमें पहले ना नॉर्मल जीपी मार्जिन पे आने दो। नॉर्मल जीपी मार्जिन दिया है 50%, बट ये भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप अगर अपने रिलेटिव से अगर प्रोसेस कुछ खर्चा चार्ज कुछ सेल कर रहे हो, तो उसमें जो खर्चे हो रहे हैं वो और हटाओ, या अगर आपको लगता है बराबर करना है, यहां 50% प्रॉफिट है, मान लेते हैं यहां 20% है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, जो खर्चे इधर भी कर रहे हो तो इधर भी दिखाओ, तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी सही निकलेगी। तो यहां पे बताया ना कि ब्रेन इनकॉर्पोरेशन सपोर्ट भी देता है टेक्निकल, ठीक है, विच कैन बी अवेल्ड एट 8% ऑफ जीपी। तो ऐसे केस में मैं इस प्रॉफिटेबिलिटी को करेक्ट करूंगा। 50% के अंदर कहता है 8% ऑफ जीपी, ये सपोर्ट हम लोग देते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। भाई बराबर करना है, आर्म्स एंड प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मल करना है, तो नॉर्मल कैसे करेंगे, क्या मैं 8% का खर्चा उठा पा रहा हूं, किसका उठा पा रहा हूं, 8% का खर्चा मैं रिलेटिव ट्रांजेक्शन में कर पा रहा हूं, तो नॉर्मल में तो नहीं है ना, तो इसका भी प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मल पे पहुंचाओ। तो कैसे पहुंचाएंगे, इसका भी 8% ऑफ जीपी का है, तो जीपी कितना है 50%, 8% ऑफ 50%, 4% बना, वो हटा दिया। क्या ये बात क्लियर है, 4% हटा दिया, 46 हो गया। अब इसके बाद इसके अलावा भी कहता है 90 दिन का क्रेडिट पीरियड सालेम लिमिटेड देता है, जिसकी कॉस्टिंग 3% ऑफ नॉर्मल बिलिंग रेट होता है, विच इज नॉट गिवन टू अदर पार्टीज। बाकी सब पार्टीज को नहीं दिया, आपको दिया। तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट जो दिखेगा वहां पर और इसमें फर्क होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इज दैट क्लियर। यहां पर इसका मतलब है आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपकी बराबर होने के लिए 3% आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होगे। भाई यहां पर 50 में से 4 निकाल दिया, 46 कर दिया, बट क्या 3% एक्स्ट्रा भी तो चार्ज कर रहे होगे आप, किसमें, रिलेटिव में। भाई आप किसी और से चार्ज करते, किसी और को बेचते, तो आप 3% एक्स्ट्रा लेते या नहीं लेते, लेते। तो इनको क्यों नहीं ले रहे हो, हम मान के चलेंगे इनको भी लिया होगा, हमें नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंचना है। अब लिया है नहीं लिया है बाढ़ में जाए, हम कह रहे हैं नॉर्मल कितना होता, 3% ऑफ नॉर्मल बिलिंग रेट, इसका 3% ऑफ नॉर्मल बिलिंग रेट। अब नॉर्मल बिलिंग रेट का 3% का मतलब है जो 50% है उसका 3% विच इज 1.5। इसका मतलब है इतने से हमें प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, जीपी मार्जिन नॉर्मल। अब ये नॉर्मल आ गया ना, अब तो आसान हो गया। कैसे, नॉर्मल जीपी मार्जिन आ गया। अब आप 20 लाख रुपए चार्ज करते हो, तो 20 लाख रुपए सॉरी 15 लाख रुपए का खर्चा है, 15 लाख रुपए का खर्चा है उस सर्विस को देने के लिए, तो 15 लाख रुपए के खर्चे में नॉर्मल जीपी मार्जिन ऐड कर दो 47.5, तो नॉर्मल 47.5 ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। तो आपका कितना जो है आर्म्स एंड प्राइस होना चाहिए था, तो सीधा सीधा सी बात है 47.5%। अच्छा ये देखो, ये 47.5% ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन ऑलवेज सेल्स होता है। किस पे होता है, सेल्स पे। और हमें जो प्राइसिंग दी है ये कॉस्टिंग दी है, क्या दिया है, ये कॉस्ट। तो क्या करेंगे पता है, आप एक फॉर्मूला लो, कॉस्ट अगर 100 है, प्रॉफिट अगर 20% है, तो हम क्या करते हैं, सेल्स उसके बाद ही आता है ना 120। बच्चों तो हमें क्या करना चाहिए, इस कॉस्ट के ऊपर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या मैं कह सकता हूं कि लेट कॉस्ट तो 15 लाख दिया हुआ है, इसमें प्रॉफिट नहीं है, इसमें प्रॉफिट नहीं है, तो अगर इसमें प्रॉफिट ऐड करना है तो कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 15 लाख रुपए की कॉस्टिंग है, और अगर मुझे इसमें प्रॉफिट ऐड करना है 47.5%, तो मैं कह सकता हूं कि मैं इसको कितने से डिवाइड करूं, 100 माइनस 47% से डिवाइड करूं। यानी अगर मैं ये कह दूं कि 52.5% है ये, भाई मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, सारे बच्चे बताओ मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा 47.5 ऐड करने के बाद, यानी ये कितना हुआ फिर 52.5। समझे कि नहीं समझे भाई, कॉस्टिंग अगर मैं कह रहा हूं ये है 100, ये है 100,
प्रॉफिट मार्जिन है 20% ऑन सेल्स, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि सेल्स पे 20% है, तो इसमें वो माइनस हो रखा है खर्चा, वो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इसमें नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूं ये 15 लाख रुपए है जो कि 100% के बराबर है, ये 100% के बराबर नहीं है, सॉरी 100% के, क्योंकि जिसपे हमें प्रॉफिट निकालना है वो 20% ऑन वो 47.5 ऑन सेल्स है। तो हम कैसे करेंगे, 100 रुपए का अगर प्राइस है जिसमें से 47.5 माइनस कर देंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे 52.5 पे। ये वो कॉस्टिंग है जो होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब 15 लाख अगर कितने के बराबर है, 15 लाख अगर 52.5% के बराबर है तो वैल्यू बनी बेटा 2857,143। इतने का बन जाता है आपका आर्म्स एंड प्राइस, इतने का होना चाहिए। और आपने कितने का बिलिंग करी, 20 लाख, तो आपने कम कितना चार्ज किया, इतना, तो इतने से इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी, दैट्स इट, इतने से इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी। लॉजिक ये समझो, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? एक बात क्लियर समझो कि अगर मैं ये कहता हूं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% ऑन कॉस्ट प्राइस है, तो 20 रुपीज ऐड करके 120 बन जाता ना, बोलो ये सेलिंग प्राइस आ जाती। बट प्रॉब्लम क्या है, मेरे को कॉस्ट प्राइस पता तो है कि कॉस्ट प्राइस 15 लाख है, मुझे ये तो पता है कि कॉस्ट प्राइस 15 लाख, बट मुझे जो प्रॉफिट बताया ना वो 47.5% ऑन सेल्स है, क्योंकि जो जीपी मार्जिन होता है वो ऑन सेल्स होता है, जीपी रेशियो यही तो होती है, जीपी बाय सेल्स इनटू 100, तो ये सेल्स पे है यानी इस पर। और अगर ये फिगर मुझे पता ही नहीं है ये एक्स है, तो फिर ये क्या होगी, 47.5% ऑफ एक्स। अगर ये 15 लाख है, ये 47.5% ऑफ एक्स है, तो एक्स सॉल्व, तो हम क्या एक्स निकाल सकते हैं, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 15 लाख प्लस 47.5% ऑन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो क्या मैं ऐसे कर दूं, 15 लाख इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.475x, 15 लाख इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.475 करूंगा तो ये आएगा 0.525x। तो बताओ x कितना आएगा, 15 लाख डिवाइडेड बाय 0.525 विच इज इक्वल टू 28,57,143। समझ में आया कि नहीं? खत्म, ये आ गया मेरा। तो आप इस तरीके से भी समझ में आता तो ऐसे कर लो, वैसे नहीं समझ में आ रहा, मुश्किल लग रहा है, ठीक है, दैट्स इट। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा और हम लोगों ने बहुत सारे, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर पक्के करो भाई, समझ गए बात? दैट्स इट, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। तो अपने दोस्तों शेयर करते रहो भाई साहब, पूरी की पूरी टैक्स की, फाइनल की, डीटी की सारी क्लासेस में देने वाला हूं यहां पर फास्ट ट्रैक, ठीक है? तो इसलिए सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।